नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान का जियोग्राफी अपन देख रहे हैं, तो सभी साथी संपूर्ण जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है। राजस्थान के जियोग्राफी में अपन ने देख रहे हैं राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, और वन्य जीव अभ्यारण्य उसका पार्ट अपन 4 देखने वाले। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाए सर्वा क्लासेस के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि अंधेरों से शिकायत छोड़कर, अंधेरों की शिकायत छोड़कर उम्मीदों का दीप जलाओ तुम। अंधेरों की शिकायत छोड़कर उम्मीदों का दीप जलाओ तुम, राहें खुद रोशन हो जाएगी, खुद पर भरोसा जताओ तुम। राहें खुद रोशन हो जाएगी, खुद पर भरोसा जताओ तुम। तो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस यदि आप में है तो अवश्य आपकी जो भी मुश्किलें होती है वो इजीली आसान हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और आप अपने मिशन के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो देखते हैं आज का पार्ट 4, जिसके अंदर मुख्य रूप से बिंदु देखेंगे। तो अपन देख रहे हैं सीता माता अभ्यारण्य। तो इसका विस्तार किन किन जिलों के अंदर है और कितने क्षेत्र में है, कौन से विशेषताएं इसकी मुख्य रूप से है, तो आदि बिंदु पर प्रशंसा करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएं। सीता माता अभ्यारण्य की चर्चा यदि अपन करते हैं तो साथियों, ये जो अभ्यारण्य मुख्य रूप से है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर। नया जिला सलूम्बर है ना, क्योंकि ये प्रतापगढ़ से टच होता जिला है, इस कारण से। तो यदि अपन राजस्थान का मानचित्र यदि देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ चित्तौड़गढ़ हो गया, यहाँ प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ उदयपुर हो गया। तो ये जो एरिया है यहाँ मुख्य रूप से सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य देखने को मिलता है, एक प्रकार से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। इसकी प्रमुख विशेषण देखो, तो इस अभ्यारण्य की घोषणा कब होती है? जनवरी 1979 के अंदर, है ना। जनवरी 1979 में ये घोषित होता है मुख्य रूप से एक अभ्यारण्य के रूप में। इसका क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 422.94 वर्ग किलोमीटर। यहाँ सागवान खूब मिलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन, सागवान। हालांकि ये सागवान जो है वो छोटे पेड़ है, यहाँ जो सागवान मिलता है वो छोटे पेड़ है, बहुत विशाल काय पेड़ न होकर के छोटे सागवान मिलते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण पक्षी कह सकते हैं, पक्षी तो नहीं कह सकते, पंखों वाला नहीं है, जानवर कह सकते हैं, उड़न गिलहरी, है ना। तो ये सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि सीता माता अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता क्या है, या सीता माता अभ्यारण्य जो है उसमें कौन सा जीव जो मुख्य है, या इसके अलावा उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, किस अभ्यारण्य में? तो सीता माता अभ्यारण्य में। यहाँ जिस उड़न गिलहरी को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? मसोवा। हूँ करो जी मसोवा देखी कहीं, इस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, ये उड़न गिलहरी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके 4 ये पैर है ना, ये पैर है, और इन पैरों के बीच में जो जब ये पैर फैलाती है तो यहाँ से इसकी जो त्वचा है ना, ये इस प्रकार से फैलती है, इस कारण से ये जंप लगा सकती है ना, जंप लगा सकती है लंबा, इसलिए इसको उड़न गिलहरी के रूप में जाना जाता है। हालांकि गिलहरी कोई पक्षी तो है नहीं, लेकिन ये जंप लगा सकता है ना, इस कारण से। उसके बाद में यहाँ जाखम बांध, जाखम नदी प्रवाहित होती है, उस पर जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सीता माता, ठीक है, करमोई और नलेश्वर नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, और जाखम बांध यहाँ पे स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण बांध है, जो किस नदी पर है? जाखम नदी पर। जाखम बांध किस नदी पर है? जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है ना, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। कितनी है? 81 मीटर ऊंचा बांध है, और 243 मीटर के आसपास में ये लंबा बांध है, और काफी महत्वपूर्ण है ये जाखम बांध। हम गए थे इसको देखने के लिए। दोनों ओर तंग पहाड़ियां हैं, यानी यहाँ ये जो आपको नजर आ रही है पहाड़ी है, और दूसरी साइड में भी तंग पहाड़ी है। यहाँ ऐसा आकार में इस प्रकार से पानी प्रवाहित होता है, गॉर्ज कहे कैनियन के रूप में एक इस्तेला करती है, और उसके बाद में उस पानी को यहाँ रोका गया है। ठीक है, और इस बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, जाखम बांध।
उसके बाद में आता है अगला अभयारण्य, कौन सा? जवाहर सागर अभयारण्य। आपको पता है कि जवाहर सागर बांध बना हुआ है, बांध भी है, किस नदी पर है? चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर साथियों 4 बांध बने हुए हैं। महात्मा गांधी के नाम पर गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में जवाहर सागर बांध है, इसके अलावा कोटा बैराज है और राणा प्रताप सागर बांध है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर और कोटा बैराज, ठीक है, ये मुख्य रूप से कोटा। तो ये बांध जो है उसके आसपास का जो इलाका है, जवाहर सागर बांध का जो आसपास का इलाका है, उसको अभयारण्य का नाम दिया गया है, अभयारण्य के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है ना। और इसका विस्तार किन जिलों में है? तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़। किन जिलों में है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़, याद रखिएगा, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर इसका विस्तार है। यह अभयारण्य चंबल नदी पर बना जवाहर बांध सागर के पास स्थित है, उसके चारों ओर का इलाका है। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर है, ठीक है। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1975 को हुई थी। जवाहर सागर की अभयारण्य की स्थापना जो है कब होती है? 9 अक्टूबर 1975 को होती है। यह अभयारण्य 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 195 वर्ग किलोमीटर एरिया जो स्क्वायर किलोमीटर है, उसके अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ शरप खूब देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शरप, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको यहाँ पे शरप उद्यान की स्थापना भी की गई है। तो पूछ ले प्रश्न कि किस अभयारण्य में शरप उद्यान की स्थापना की गई है, तो आपको जवाहर सागर अभयारण्य के अंदर शरप उद्यान की स्थापना भी की गई है, ठीक है ना। तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका विस्तार है। यहाँ घड़ियाल खूब मिलते हैं, तो घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में भी इसको जानते हैं। यहाँ गरड़िया महादेव मंदिर भी है और गेपरनाथ महादेव का मंदिर भी है। तो पूछ ले कि गेपरनाथ महादेव का मंदिर या गरड़िया महादेव का मंदिर किस अभयारण्य में है, तो आपको जवाहर सागर भरना है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है उसमें भी है और टाइगर रिजर्व में भी है, ठीक है ना। तो अब ये इलाका यदि राजस्थान के मानचित्र में अपन देखते हैं तो इस प्रकार से ये राजस्थान का मानचित्र, ठीक है। इसके अंदर यहां जो क्षेत्र है ये वाला कोटा, यहां ये मिलता है आपको जवाहर सागर अभयारण्य, क्योंकि इधर से चंबल नदी प्रवाहित होती है और ठीक है, यह अभयारण्य यहां पे है जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर अभयारण्य। और यहां पे चित्तौड़, यहां पे कोटा और ये इलाका बूंदी का। इस प्रकार से ये 3 जिले प्रमुख है जहां पे इसका विस्तार है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला अभयारण्य आता है मेरे साथियों, कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। अब चंबल नदी जो है ये एक ऐसा अभयारण्य है जो मुख्य रूप से राजस्थान के साथ साथ में अन्य राज्यों में भी विस्तार इसका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी। तो 3 स्टेट, ठीक है, उनमें इसका विस्तार मुख्य रूप से है। तो इसका विस्तार चंबल नदी के प्रवाह के साथ साथ में, क्योंकि चंबल घड़ियाल अभयारण्य है और देश का प्रथम नदी अभयारण्य भी है ये स्टार्ट होता है कोटा से बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। कितने जिलों में है? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। तो 5 जिलों में मुख्य रूप से यह विस्तृत है, ठीक है ना, चंबल नदी के प्रवाह के साथ साथ में। इसकी घोषणा 7 दिसंबर 1979 को होती है। इसका क्षेत्र चंबल नदी के दोनों ओर का 1 किलोमीटर एरिया इसमें लिया गया है। कितना? 1 किलोमीटर, यानी चंबल नदी के दोनों ओर का 1 किलोमीटर का एरिया जो है ना, नदी के पार्ट के साथ साथ में इसको इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। और कुल एरिया इसका 564.3 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 564.3 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का एकमात्र नदी अभयारण्य है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 स्टेट में भी है, क्योंकि जब चंबल प्रवाहित होती है तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है ना। तो मुख्य रूप से 3 स्टेटों में इसका विस्तार है, ठीक है। यहां पे इसको किस नाम से उपनाम इसका है? घड़ियालों का संसार, यानी घड़ियाल खूब मिलते हैं चंबल नदी के अंदर, है ना, इसलिए इसको घड़ियालों का संसार के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पूछ ले कि घड़ियालों का संसार किस अभयारण्य को कहते हैं,
तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को। घड़ियालों की प्रजनन स्थली से कहते तो जवाहर सागर को याद रखिएगा, है ना। यहाँ गांगेय सूस नामक स्तनपाई भी पाया जाता है। यह इस प्रकार का एक स्तनपाई है जिसको गांगेय सूस कहा जाता है। तो ये स्तनपाई मुख्य रूप से इस चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में खूब मिलता है। घड़ियाल तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ में गांगेय सूस अभ्यारण्य नाम का जानवर जो स्तनपाई जीव है वो भी मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलता है। अगला अभ्यारण्य आता है मेरे दोस्तों, कौन सा अगला बिंदु आता है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। अब जयपुर आ जाते हैं अपन, कहाँ पे, जयपुर। ठीक है, जयपुर चले आते हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना 22 सितंबर 1980 को होती है। 22 सितंबर 1980 किस जिले के अंदर, तो जयपुर जिले के अंदर की गई। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 52.40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, नाहरगढ़ का। यहाँ 4 जून 2016 को इसे जैविक उद्यान की स्थापना कर दी गई। और जो राजस्थान के अंदर चिड़ियाघर के अंदर विभिन्न जीवों को संरक्षित किया गया था, उन जीवों को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया गया है ना। यहाँ वहां से यहाँ स्थापित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया इनका। ठीक है, यहाँ देश का भालू रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है, यानी भालुओं का बचाव केंद्र है ना। भालुओं को रेस्क्यू करने के लिए उनका बचाव केंद्र है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए यहाँ पर भालू रेस्क्यू केंद्र जो है उसकी स्थापना भी नाहरगढ़ में की गई है ना। कभी जयपुर जाओ तो आप देखना, बहुत ही शानदार ये अभ्यारण्य है। अब देखो इसमें यहाँ एलिफेंट सफारी का शुभारंभ भी है, तो एलिफेंट सफारी भी देखने को मिलती है, 2006 से चालू है। यहाँ शिकार होदियां बनी हुई है ना। और रामसागर जलाशय भी है। तो पूछ ले रामसागर जलाशय कहाँ मिलता है, तो जवाहर सागर के सॉरी अपने नाहरगढ़ के अंदर जैविक उद्यान भी है प्लस ये अभ्यारण्य भी है। ये देखो हम बच्चों के साथ में भ्रमण करने के लिए गए थे, ये अपने विद्यालय के बच्चे GSS रुलियाना माली, ठीक है ना। तो यहाँ के बच्चे जिनके साथ में शैक्षिक भ्रमण अपन ने किया था, आदरणीय प्रिंसिपल सर और अन्य स्टाफ साथी और सभी बच्चे विद्यालय के हैं जिनको नाहरगढ़ अभ्यारण्य दिखाया था। तो बहुत शानदार जैविक उद्यान है ये। आपको यहाँ की तस्वीर और ये अन्य वन्य जीव जो यहाँ पे मिलते हैं अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, अगला आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। अब बूंदी जिले में चलते हैं अपन, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। इस अभ्यारण्य की स्थापना 20 मई 1982 को की गई थी। इसका क्षेत्रफल 303.05 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 303.05 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ रामगढ़ विषधारी का भाग भी टाइगर प्रोजेक्ट में है ना, तो यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है जो राज्य का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है। और टाइगर प्रोजेक्ट में इसका जो क्षेत्रफल है वो 1501 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1501 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य को अजगर की शरणस्थली कहा जाता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछ लिया गया कि अजगर कहाँ पाए जाते हैं, तो रामगढ़ विषधारी के अंदर। रामगढ़ विषधारी के अंदर मुख्य रूप से अजगर खूब मिलते हैं, तो ये इसको अजगर की शरणस्थली के रूप में भी जाना जाता है। आगे चले, अगला अभ्यारण्य है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ मुख्य रूप से अपन देखते हैं, तो यहां अपन देखेंगे इस प्रकार का सा ये भाग है, थोड़ा सा राजस्थान से अलग सा दिखाई देता है। ये भैंसरोडगढ़ है ना, तो लेकिन है चित्तौड़गढ़ का भाग ये। ठीक है, तो यहां पे ये मुख्य रूप से अभ्यारण्य मिलता है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। ठीक है, इस अभ्यारण्य की स्थापना 5 फरवरी 1983 को की गई, 5 फरवरी 1983 को। और इसका क्षेत्रफल 201.40 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में बामनी नदी जो प्रवाहित होती है यहां से, जो चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है ये, चंबल की सहायक। और नदियों के बारे में अफवाह तंत्र की क्लास विस्तार से डाली है अपन ने, डाल रखी है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। इस अभ्यारण्य में मानदेशरा का पठार, यानी यहाँ जो आपको पता है कि इस भाग के अंदर आपको विंध्यन जो पठार है उसका अग्रभाग देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो पठार मिलता है उसका नाम है मानदेशरा का पठार। किस अभ्यारण्य में मिलता है, तो भैंसरोडगढ़ के अंदर। ठीक है ना, तो मानदेशरा का पठार यहाँ मिलता है। तो विंध्यन जो कगार भूमि है उसका विस्तार इस ओर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है केला देवी करौली। करौली जिले में चले, केला देवी करौली। तो केला देवी करौली अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है, 19 जुलाई 1983 को होती है। ठीक है,
और इसका विस्तार करौली और सवाई माधोपुर 2 जिलों में है। अब नाम है केला देवी अभयारण्य करौली। केला देवी का मंदिर है जो प्रसिद्ध है करौली के अंदर, लेकिन इस अभयारण्य का विस्तार करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों के अंदर है। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज, केला देवी करौली तो एक ही कर देते हैं अपन, लेकिन इसमें सवाई माधोपुर जिला और है। ठीक है, इसका विस्तार 676.82 वर्ग किलोमीटर है, तो काफी बड़ा अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से, है ना। 676.82 वर्ग किलोमीटर। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है और रणथंभौर नेशनल जो पार्क है ना, तो वो सवाई माधोपुर में है। तो इसमें केला देवी करौली का जो हिस्सा है वो कुछ रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है उसमें भी आता है। ठीक है, तो यह है कौन सा, केला देवी करौली। आगे चलें, चलो जी, अगला है शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 चलें, चलो। इसकी स्थापना 30 जुलाई 1983 को होती है। इसका क्षेत्रफल 81.67 वर्ग किलोमीटर है। परवन नदी जो काली सिंध की सहायक नदी है, इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। कौन सी, परवन। काली सिंध की सहायक, चंबल की सहायक है नदियां हैं मुख्य रूप से। तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में काली सिंध, ठीक है, और यहां आगे पार्वती। तो इसमें परवन नदी और आहू नदी, ये काली सिंध की सहायक है, और काली सिंध किसकी है, चंबल की सहायक। ये विस्तार से क्लास डाल रखी है अपन ने, तो वहां से आप देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे आप। तो इसमें अभ्यारण्य से मुख्य रूप से परवन नदी प्रवाहित होती है। तो परवन शेरगढ़ से होकर गुजरती है। इसे सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। किसको, शेरगढ़ को, क्योंकि यहाँ पे सांप खूब मिलते हैं, तो सांपों की शरण स्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है ना, चलो आगे। अगला आता है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद। पहले अजमेर का हिस्सा था, पहले अजमेर आता था यहाँ पे, लेकिन ये हिसाब नया जिला ब्यावर बन चुका है, इसलिए ब्यावर पाली राजसमंद चेंज, याद रखिएगा, अजमेर जगह ब्यावर। इसकी स्थापना 28 सितंबर 1983 को की गई और इसका क्षेत्रफल 495.28 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका विस्तार 3 संभागों में है, यह कुछ अलग है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। ठीक है ना, तो यह अजमेर संभाग, उदयपुर और जोधपुर। पाली जोधपुर संभाग की ओर चला गया, और इसके अंदर राजसमंद उदयपुर संभाग में आ गया, अजमेर ब्यावर अजमेर संभाग में आ गया। तो मुख्य रूप से अजमेर, उदयपुर और जोधपुर 3 संभागों में इसका विस्तार है। यहाँ जरख और रींच मिलते हैं। ठीक है ना, तो जरख सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ जरख और रींच टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि धौलपुर अभ्यारण्य में भी मुख्य रूप से जरख मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरख यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है फुलवारी की नाल। उदयपुर चले, कोटड़ा उदयपुर, फुलवारी की नाल। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1983 को की गई थी और इसका विस्तार 511.42 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। इस अभ्यारण्य से मानसी, वाकल और सोम नदियां निकलती है। सोम माही की सहायक है ना, माही की सहायक सोम माही जाखम, तीनों नदियों के संगम का त्रिवेणी संगम जो डूंगरपुर में बनता है। ठीक है ना, तो इसके अलावा मानसी और वाकल नदियां इस अभ्यारण्य से मुख्य रूप से निकलती है। तो ये कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। तो ये कौन सा था अपना, 20 नंबर का। तो ये आ गया अपना मुख्य रूप से 20 अभ्यारण्य। कुछ बच्चे कुल 26 अभ्यारण्य है, तो कुछ और है, हम ऐड कर देंगे उनको भी। तो अगली क्लास में देख लेंगे विस्तार से उनको। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और साथ साथ में सब्सक्राइब तो करेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। और अपना खुद का एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से ये क्लासें लेने के लिए आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो आप सर्वा क्लासेज जो एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन हो जाएंगे, तो आपको भरपूर जियोग्राफी, शानदार नोट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बोर्ड क्लासेज के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। तो आप जुड़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।